नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम आपको लेकर आए हैं हिंदी मीडियम व्यवसाय अध्ययन क्लास 12 कंप्लीट एक्सरसाइज यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। जी हाँ, एग्जाम में आपके 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से आपका सही जोड़ी, सही विकल्प, सत्य असत्य, एक शब्द में उत्तर और रिक्त स्थान है। तो इस वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर लास्ट तक यानी कि कंप्लीट व्यवसाय अध्ययन मैनेजमेंट का जो आपका सब्जेक्ट है वो कंप्लीट एक ही वीडियो में लेकर आए हैं और आप इसे बहुत जल्दी पूरी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 से लास्ट तक अच्छे से पढ़कर अच्छे एग्जाम में मार्क्स ला सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रबंध की प्रकृति और महत्व का। पहला क्वेश्चन आता है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में, बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका पहला क्वेश्चन है प्रबंध एक प्रबंध है। ऑप्शन ए दिया है एक कला, ऑप्शन बा विज्ञान, ऑप्शन सा कला एवं विज्ञान दोनों, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा बेटा ऑप्शन सा कला और विज्ञान। प्रबंध एक कला और विज्ञान दोनों ही है। नेक्स्ट हमारा सही विकल्प का क्वेश्चन आता है, प्रबंध का पहला कार्य है आ नियुक्तिकरण, बा नियोजन, सा समन्वय और दा संगठन। तो ध्यान रखिएगा बेटा, प्रबंध का पहला कार्य नियोजन है, तो सही आंसर होगा बा। याद रखिएगा, नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है और नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है। तीसरा हमारा सही विकल्प आता है, निम्न में से कौन मध्यवर्ती प्रबंध के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आ दिया है प्रबंध संचालक, ऑप्शन बा विभागीय प्रबंधक, ऑप्शन सा संचालक, ऑप्शन दा पर्यवेक्षक। ध्यान रखिएगा, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। उच्च स्तर पर संचालक मंडल होता है, मध्य स्तर पर विभागीय अधिकारी होते हैं और निम्न स्तर पर पर्यवेक्षक होता है। यहाँ पर किस प्रबंध की बात कर रहा है, मध्यवर्ती। तो सही आंसर होगा बेटा बा विभागीय प्रबंधक। अगला हमारा क्वेश्चन आता है फोर्थ, निम्न में पेशे की विशेषता है। ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें पेशे की विशेषता है। ऑप्शन आ विशिष्ट ज्ञान, ऑप्शन बा प्रशिक्षण, ऑप्शन सा उपयुक्त दोनों और ऑप्शन दा दोनों में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, पेशे में विशिष्ट ज्ञान की भी आवश्यकता होती है और प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है, इसलिए सही आंसर होगा बेटा सा उपर्युक्त दोनों। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा सेकंड नंबर का, रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन आता है, प्रबंध का सबसे पहला कार्य खालिस्तान है। तो बेटा प्रबंध का पहला कार्य क्या है, नियोजन है और अंतिम क्या होता है, नियंत्रण होता है। दूसरा खालिस्तान है, प्रबंध जन्मजात एवं खालिस्तान प्रतिभा है। तो याद रखिएगा बेटा प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। तीसरा हमारा आता है बेटा उद्देश्य खालिस्तान प्रबंध द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो याद रखना है बेटा उद्देश्य उच्च प्रबंध या फिर शीर्ष प्रबंध द्वारा यानी कि उच्च स्तर द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। फोर्थ है हमारा प्रबंध खालिस्तान का नौकर है। तो याद रखना बेटा प्रबंध किसका नौकर है, प्रशासन का नौकर है। प्रबंध एक अदृश्य खालिस्तान है। तो प्रबंध बेटा अदृश्य एक कौशल है या फिर अदृश्य क्या है, एक शक्ति है। तो स्पष्ट हो गए होंगे रिक्त स्थान। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है बेटा सत्य असत्य। सत्य असत्य का पहला क्वेश्चन है, सहकारिता प्रबंध का मुख्य कार्य है। बिल्कुल नहीं बेटा, प्रबंध का मुख्य कार्य क्या है, नियोजन है। तो पहला हमारा हो गया असत्य। दूसरा है प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी जगहों पर समान रूप से प्रयोग में लाई जाती है। तीसरा है पेशेवर व्यक्ति को उसके पेशे में क्रमबद्ध ज्ञान एवं तकनीक ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो बिल्कुल गलत है बेटा, पेशे को करने के लिए विशिष्ट ज्ञान, तकनीकी ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो थर्ड हमारा होगा बेटा असत्य। इसके बाद फोर्थ दिया है प्रबंध का संबंध व्यक्तियों से कार्य कराने से है। तो बिल्कुल सही है बेटा, प्रबंध का जो संबंध है वो व्यक्तियों से ही कार्य कराने से होता है। तो फोर्थ हमारा बेटा सत्य। फिफ्थ है प्रबंध एक व्यक्तिगत प्रयास होता है। तो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि प्रबंध एक सार्वभौमिक यानी कि सामूहिक प्रयास है। कौन सा प्रयास है, सामूहिक प्रयास। तो फिफ्थ हमारा हो गया बेटा असत्य। अगला हमारा क्वेश्चन आता है सही जोड़ियाँ। तो ऑप्शन आ देखें, पहले ध्यान से पढ़ लें। ऑप्शन आ में दिया है लाभों का अधिकतम करना। तो लाभों का अधिकतम करना किसका उद्देश्य होता है बेटा, याद रखना वित्तीय प्रबंध। तो पहले का आंसर हो गया बेटा बा
वित्तीय प्रबंध। दूसरा है प्रबंध का सार कहलाता है, तो प्रबंध का सार कहलाता है समन्वय, तो दूसरे का आंसर हो गया बेटा द यानी कि समन्वय। इसके बाद हमारा आता है व्यक्तियों से कार्य कराने की कला का नाम, तो व्यक्तियों से कार्य कराने की कला का नाम प्रबंध है, तो तीसरे का आंसर हो गया आ यानी कि प्रबंध। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है नीति निर्धारण का कार्य, तो नीति निर्धारण कौन करता है बेटा, याद रखना नीति निर्धारण करता है वो प्रशासन। कौन करता है, प्रशासन। तो फोर्थ का आंसर हो गया हमारा या यानी कि प्रशासन। फिफ्थ हमारा दिया है कर्मचारियों के कार्य का पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण किस स्तर से संबंधित होता है, तो पर्यवेक्षण निम्न स्तर से संबंधित होता है, तो फिफ्थ का आंसर हो गया बेटा सा निम्न स्तर। तो स्पष्ट आपकी सही जोड़ियां। अगला हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि फिफ्थ, एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर पहला दिया है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देश, किसने परिभाषित किया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का, ये बात किसने कही, तो याद रखना बेटा ये बात कही लॉरेंस एप्पले ने। किसने कही, लॉरेंस एप्पले ने। किसने, लॉरेंस एप्पले ने। इसके बाद सेकंड आता है यदि पिता प्रबंधक हैं और उसका लड़का भी प्रबंधक बन जाता है तो ऐसी प्रतिभा को क्या कहते हैं, तो याद रखना डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए, किसान का बेटा किसान बन जाए, मैनेजर का बेटा मैनेजर बन जाए, तो इसे बेटा हम अर्जित प्रतिभा नहीं कहते, इसे हम कहेंगे जन्मजात प्रतिभा। कौन सी प्रतिभा, जन्मजात प्रतिभा। ये हमारा आंसर हो गया जन्मजात प्रतिभा। अगला हमारा आता है नीति निर्धारण करना और संपूर्ण संगठन पर नियंत्रण करने का प्रमुख दायित्व किसका होता है, तो याद रखना है बेटा प्रमुख दायित्व होता है संचालक मंडल का। किसका, संचालक मंडल का। आप चाहें तो उच्च स्तर भी लिख सकते हैं। फोर्थ दिया है नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की विधि है, उक्त कथन किसने कहा था, तो याद रखना बेटा नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की क्या है, विधि है, ये कथन किसने कहा था, तो ये कथन कहा था बेटा जॉर्ज आर टेरी ने। किसने कहा था बेटा, जॉर्ज आर टेरी ने या प्रोफेसर टेरी ने। इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ, किसका उद्देश्य व्यक्तियों के कार्य में एक रूपता एवं सामंजस्य लाना होता है, तो याद रखना है बेटा व्यक्तियों और उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करता है कौन बेटा, समन्वय। तो सही आंसर होगा इसका समन्वय। व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं, तो व्यवस्थित ज्ञान को बेटा क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो स्पष्ट हो गए होंगे वन वर्ड। तो ये हो गया बेटा हमारा व्यवसाय अध्ययन का चैप्टर नंबर पहला। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड की। नंबर सेकंड प्रबंध के सिद्धांत की, इसकी हम सही ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा सही विकल्प में वैज्ञानिक प्रबंध का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना बेटा आधुनिक प्रबंध और प्रबंध के जनक हेनरी फ्योल को कहा जाता है और वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कहा जाता है एफ.डब्ल्यू. टेलर को। तो ऑप्शन दिया है आ सेल्डन, ऑप्शन बा हेनरी फ्योल, ऑप्शन सा हुकर और ऑप्शन द टेलर। तो सही आंसर होगा बेटा टेलर। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है, टेलर है। सेकंड हमारा सही विकल्प आता है प्रबंध के सिद्धांतों के जनक कहलाते हैं ऑप्शन आ स्थैतिक स्थैतिक और बा गतिशील, ऑप्शन सा हेनरी फ्योल और ऑप्शन द कुर्ट्स ओडोनेल। तो याद रखना है बेटा प्रबंध के सिद्धांतों के जनक कहे जाते हैं हेनरी फ्योल। तो सही आंसर होगा बेटा सा। नेक्स्ट हमारा आता है सही विकल्प प्रबंध के सिद्धांत हैं आ स्थैतिक, बा गतिशील और सा कठोर और दा सही। तो याद रखना है बेटा प्रबंध के सिद्धांत क्या हैं, गतिशील हैं। तो वह हमारा सही आंसर होगा। अगला हमारा आता है टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु था ऑप्शन आ प्रबंध, ऑप्शन बा श्रमिक, ऑप्शन सा तकनीक, ऑप्शन दा ये सभी। तो ध्यान रखना है बेटा टेलर का जो अध्ययन केंद्र बिंदु था वो क्या था, श्रमिक था। तो सही आंसर होगा बेटा सा। तो नेक्स्ट फोर्थ का हमारा आंसर हो गया सा श्रमिक। इसके बाद हमारा फिफ्थ सही विकल्प आता है निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है इनमें से कौन सा प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन आ सिद्धांत का महत्व नहीं है कार्यकुशलता में वृद्धि, पहल शक्ति और संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, परिवर्तित तकनीकों को अपनाना। तो ध्यान रखना है बेटा इनमें से प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है। क्या बेटा, एक नहीं है पहल शक्ति। क्या नहीं है, पहल शक्ति। अगला हमारा क्वेश्चन आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन हमारा आता है
हेनरी फ्योल प्रबंध संबंधी विचारों के खालिस्तान माने जाते हैं। तो याद रखना है बेटा, हेनरी फ्योल प्रबंध संबंधी विचारों के माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। अगला हमारा है प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों का खालिस्तान करते हैं, क्या करते हैं बेटा? मार्गदर्शन करते हैं। अगला हमारा आता है टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु खालिस्तान था। तो टेलर के अध्ययन केंद्र बिंदु था बेटा शिरमेक। अगला हमारा आता है वैज्ञानिक प्रबंध का पिता खालिस्तान है। तो वैज्ञानिक प्रबंध का पिता है बेटा F.W. टेलर। क्या है बेटा? F.W. टेलर। अगला हमारा आता है हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंध के खालिस्तान सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। तो याद रखना है बेटा 14, कितने? प्रबंध के 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा 3rd नंबर का सत्य असत। पहला क्वेश्चन दिया है फ्योल के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होते हैं। तो बिल्कुल बेटा असत्य है, फ्योल के सिद्धांत सभी जगहों पर लागू होते हैं, याद रखना। टेलर के सिद्धांत विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं। तो ये आंसर हो गया बेटा हमारा असत्य। नेक्स्ट हमारा है प्रबंध के सिद्धांत कारण व परिणाम पर आधारित होते हैं। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फ्योल के सिद्धांतों की रचना व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा हुई, जबकि टेलर के सिद्धांतों की रचना परीक्षण द्वारा हुई। तो बिल्कुल सही है, यानी कि सत्य। 4th है टेलर एवं फ्योल दोनों ही मानवीय दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक थे। तो बिल्कुल सही है, सत्य है। परंपरागत प्रबंध यंत्रीकरण के विरुद्ध है। परंपरागत प्रबंध जो है वो यंत्रीकरण के विरुद्ध है। तो बिल्कुल सत्य है। तो ये हमारा क्या हो गया? सत्य। तो स्पष्ट है आपका। तो ये हो गया बेटा हमारा सत्य असत्य। अगला हमारा क्वेश्चन आता है सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियों में पहला क्वेश्चन आता है अनुशासन का सिद्धांत। तो अनुशासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है बेटा? हेनरी फ्योल ने। तो ऑप्शन आ का हमारा आंसर हो गया द। नेक्स्ट हमारा सही जोड़ी में है प्रबंध के जनक। तो प्रबंध के जनक भी कौन है बेटा? फ्योल है, यानी कि ऑप्शन हो गया सा। इसके बाद अगला आता है प्रयोग। तो प्रयोग बेटा किसने किया? प्रयोग किया बेटा टेलर ने। तो तीसरे का आंसर हो गया आ। इसके बाद आता है सोपान श्रृंखला। सोपान श्रृंखला में क्या आता है बेटा? सोपान श्रृंखला का जो सिद्धांत है वो भी किसने प्रतिपादित किया? फ्योल ने। तो हमारा 4th का आंसर हो गया या, यानी कि फ्योल। और 5th है कार्य विभाजन। तो कार्य विभाजन में विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन देते हैं। तो आंसर हो गया हमारा प, यानी कि विशिष्टीकरण। तो ये हो गई हमारी सही जोड़ियाँ। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर पहला आता है निर्देश की एकता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो याद रखना बेटा हेनरी फ्योल के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी फ्योल के द्वारा। दूसरा हमारा आता है प्रेरणात्मक मजदूरी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया? तो F.W. टेलर के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? F.W. टेलर के द्वारा। प्रबंध के सिद्धांत कहाँ कहाँ लागू होते हैं? तो आंसर होगा बेटा सार्वभौमिक, यानी कि सभी स्तरों पर, सभी जगहों पर। 4th हमारा टेलर एवं फ्योल दोनों ही प्रबंध की दशाओं में सुधार लाना चाहते थे, किंतु वे दोनों ही किस तत्व को महत्व देते थे? तो याद रखना बेटा मानवीय तत्वों को महत्व देते थे। इसके बाद आता है 5th कार्य मापने की कौन सी तकनीक समय का निर्धारण करती है? तो याद रखना बेटा समय अध्ययन। कौन सा अध्ययन? समय अध्ययन। तो ये होगा बेटा हमारे एक शब्द में उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया बेटा, बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं व्यावसायिक वातावरण कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हिंदी मीडियम से। पहला क्वेश्चन हमारा आता है इस चैप्टर का सही बहुविकल्पीय प्रश्न में सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है। किसमें सरकार नियंत्रणों में कमी कर देती है? ऑप्शन आ उदारीकरण में, ऑप्शन बा निजीकरण में, ऑप्शन सा वैश्वीकरण में, ऑप्शन द आधुनिकीकरण में। तो सही आंसर होगा बेटा ऑप्शन आ उदारीकरण में। उदारीकरण में सरकार नियम नियंत्रण और प्रतिबंधों में ढील दे देती है, कमी कर देती है। अगला हमारा सही विकल्पी क्वेश्चन आता है कि नई नीति की घोषणा कब हुई? नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? ऑप्शन आ जुलाई 1990 में, यानी कि जुलाई 1990, जुलाई 1991, सा जुलाई 1990 और
अप्रैल 1990 सॉरी, और द अप्रैल 1991। तो सही आंसर होगा बेटा हमारा जुलाई 1991। नई आर्थिक नीति और नई औद्योगिक नीति कब बनाई गई? 1991। वो भी कौन से महीने में? बेटा जुलाई में। किसने बनाई? वो नरसिम्हा राव की सरकार थी और वित्त मंत्री उस समय कौन थे? यस, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने नई आर्थिक नीति को अपनाया था। कौन से मंथ में? जुलाई 1991 में। अगला हमारा क्वेश्चन आता है थर्ड, भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी, वही मैटर है। आ 1998, बा 1991, सा 1994, दा 1996। तो नई आर्थिक नीति भी कब लागू की गई बेटा? 1991। सही आंसर होगा बेटा 1991। अगला हमारा आता है भारत में उदारीकरण की नीति रही आ असफल, बा असफल, सा पूर्णतः असफल और दा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की जो नीति थी भारत में, यानी कि नई आर्थिक नीति 1991, ये पूर्णतः सफल रही। तो सही आंसर होगा आ यानी कि सफल। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा फिफ्थ। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान आता है नई आर्थिक नीति में सीमा शुल्क की दरों में खालिस्तान की गई। तो याद रखना बेटा नई आर्थिक नीति में जो सीमा शुल्क था उसकी दरों में क्या की गई थी बेटा? कमी की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है भारत में खालिस्तान प्रणाली को अपनाया गया। तो याद रखना है बेटा भारत में मिश्रित, कौन सी? मिश्रित आर्थिक अर्थव्यवस्था यानी कि आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। थर्ड हमारा आता है भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ खालिस्तान से हुआ। तो बेटा 1991 से। इसके बाद फोर्थ आता है भारत की धीमी प्रगति का प्रमुख कारण खालिस्तान का अभाव है। तो याद रखना बेटा सरकार की नीतियों का अभाव। किसका? सरकार की नीतियों, सरकार की सफल नीतियों का अभाव। किसका बेटा? सरकार की सफल नीतियों का अभाव। अगला क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय परिवेश हमेशा खालिस्तान होता है, क्या होता है? परिवर्तनशील। क्या होता है? परिवर्तनशील। तो क्लियर है बेटा, ये होगा हमारे खालिस्तान। अगला हमारा क्वेश्चन आता है थर्ड नंबर का, थर्ड ही चैप्टर से। ये आता है हमारा बेटा सत्ता सत। पहला क्वेश्चन आता है व्यावसायिक वातावरण, व्यावसायिक परिवेश का आशय व्यवसाय में तकनीक परिवर्तनों से ही होता है। तो याद रखना बेटा ये लिखा हुआ है व्यावसायिक परिवेश का आशय, व्यावसायिक परिवेश का आशय में व्यवसाय में तकनीकों के परिवर्तन से होता है। तो बिल्कुल सत्य है। इसके बाद आता है आधुनिकीकरण में नवीनतम तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बेटा असत्य है। इसके बाद आता है भावनात्मक परिवेश व्यावसायिक परिवेश का एक अंग है। तो बेटा असत्य है। इसके बाद आता है वातावरण में परिवर्तन व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित करता है। तो बिल्कुल सही है। उदारीकरण में उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। तो बिल्कुल नहीं है बेटा, उदारीकरण में उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया, यानी कि ये भी हमारा क्या है? असत्य है। तो स्पष्ट है बेटा ये होगा हमारे सत्य सत्य। अगला हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आता है सही जोड़ियां। पहला ऑप्शन दिया है निजीकरण। तो निजीकरण में बेटा सरकार अपनी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंप देती है, यानी कि सार्वजनिक उपक्रम हम किस में बदल देते हैं? निजी उपक्रमों में बदल देते हैं। तो पहले का आंसर हो गया बेटा दा, यानी कि सरकार संबद्धता की संपत्तियां। दूसरा है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण बेटा एक विश्व के बाद एक विश्व, पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में देखना। तो वैश्वीकरण का आंसर हो गया बेटा आ, एक विश्व एक बाजार। तो ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर। नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ हुई? 1991। तो तीसरे का आंसर हो गया बेटा बा, इसका सरकारी प्रबंधों से मुक्ति। तो चौथे का आंसर हो गया बेटा उदारीकरण, क्योंकि सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति किस में मिली बेटा? उदारीकरण में। तो ये हो गई बेटा हमारी सही जोड़ियाँ। अगला हमारा क्वेश्चन आता है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर आता है बेटा नई आर्थिक नीतियाँ कब लागू की गई? तो नई आर्थिक नीति लागू की गई बेटा 1991 में, जुलाई 1991 में। दूसरा है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो याद रखना है बेटा व्यापारिक या व्यावसायिक क्रियाओं का क्या करना बेटा? अंतर्राष्ट्रीयकरण करना। क्या करना? अंतर्राष्ट्रीयकरण करना क्या कहलाता है बेटा? वैश्वीकरण कहलाता है। ऐसा भी लिख सकते हैं विश्व को एक बाजार के रूप में देखना। इसके बाद हमारा आता है सामाजिक लागत के रूप में टेक्नोलॉजी विकास का काला पक्ष कौन सा होता है? तो बेटा याद रखना टेक्नोलॉजी पक्ष में सामाजिक लागत के रूप में काला पक्ष माना गया है प्रदूषण को। किसको माना गया है? प्रदूषण को। ये इंपॉर्टेंट आपका वन वर्ड है। इसके बाद आपका आता है फोर्थ, देशी व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखना है बेटा इस प्रक्रिया को कहते हैं हम वैश्वीकरण। क्या कहते हैं? वैश्वीकरण।
करण। इसके बाद हमारा अगला आता है निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित व्यावसायिक क्षेत्र क्या कहलाता है? तो याद रखना है बेटा, निर्यात संवर्धन क्षेत्र। क्या कहलाता है? निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहलाता है। निर्यात को प्रोत्साहित करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? निर्यात संवर्धन क्षेत्र। तो ये हो गया बेटा हमारा चैप्टर नंबर 3 व्यावसायिक वातावरण कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। चलिए वीडियो में बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं नियोजन वाले चैप्टर का कंप्लीट एक्सरसाइज यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। आज का हमारा पहला सही विकल्प का क्वेश्चन है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। किसने कहा? ऑप्शन आ टेलर ने, ऑप्शन बा फ्योल ने, ऑप्शन सा जॉर्ज आर टेरी ने और ऑप्शन द एलन। तो सही आंसर होगा बेटा एलन। एलन ने ही ये कहा था कि नियोजन भविष्य को पकड़ने का एक पिंजरा है। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, सही विकल्प का नियोजन का तत्व है। ऑप्शन आ लक्ष्य, ऑप्शन व नीतियां, ऑप्शन सा नियम, ऑप्शन द ये सभी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन द ये सभी, क्योंकि नियोजन के तत्व लक्ष्य भी है, नीतियां भी है, नियम भी है और बजट भी है और कार्यक्रम भी नियोजन का ही तत्व है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है थर्ड, नियोजन प्रबंध का चरण है। नियोजन प्रबंध का कौन सा चरण है? आ प्रथम, बा मध्यम, सा अंतिम, द वैकल्पिक। आपका सही आंसर होगा आ यानी कि प्रथम। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, उद्देश्य होने चाहिए। ऑप्शन आ आदर्श, ऑप्शन बा जटिल, ऑप्शन सा व्यवहारिक, ऑप्शन द एक पक्षीय। तो आपका सही आंसर होगा बेटा व्यवहारिक यानी कि सा। उद्देश्य कैसे होना चाहिए? व्यवहारिक। तो सही आंसर हो गया बेटा हमारा सा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा बेटा, निम्न का योजना से संबंध नहीं है। ऑप्शन आ बजट, ऑप्शन बा कार्यक्रम, ऑप्शन सा कार्यविधि, ऑप्शन द अभिप्रेरणा। तो बेटा याद रखना, नियोजन से संबंध किसका नहीं होता? अभिप्रेरणा से। तो सही आंसर होगा हमारा द। तो स्पष्ट है सही विकल्प। अगला सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन आता है बेटा हमारा, नियोजन प्रबंध का खालिस्तान कार्य है। कौन सा कार्य है बेटा? प्राथमिक कार्य। कौन सा कार्य? प्राथमिक कार्य। दूसरा हमारा खालिस्तान आता है, योजना प्रबंध का खालिस्तान चरण है। कौन सा चरण है बेटा? प्रथम चरण है, योजना बनाना। थर्ड हमारा खालिस्तान, नियम खालिस्तान स्थापित करने में सहायक होते हैं। तो नियम बेटा अनुशासन स्थापित करने में सहायक होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है फोर्थ, योजना खालिस्तान होनी चाहिए। अब योजना कैसी होनी चाहिए बेटा? तो याद रखिएगा, योजना उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। कौन सी बेटा? उद्देश्यपूर्ण या उद्देश्यों पर निर्धारित। इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ, नियोजन एक खालिस्तान प्रक्रिया है। तो बेटा कौन सी प्रक्रिया है? बौद्धिक या फिर सतत प्रक्रिया। स्पष्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है सत्य असत्य। सत्य असत्य में पहला है, नियंत्रण व नियोजन में कोई संबंध नहीं होता। तो असत्य है बेटा, क्योंकि नियोजन और नियंत्रण में घनिष्ठ संबंध होता है। बजट भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं। तो बिल्कुल सही है बेटा, सत्य है, बजट भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं। थर्ड, नीतियाँ नियमों से भिन्न नहीं होती। तो असत्य है बेटा, नीति और नियम क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। तो ये हमारा असत्य हो गया। नियोजन निर्णय की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। बिल्कुल सही है, नियोजन से हम निर्णय आसानी से ले सकते हैं। तो आंसर होगा बेटा सत्य। फिफ्थ हमारा आता है, उद्देश्य समयबद्ध नहीं होने चाहिए। तो असत्य है, उद्देश्य हमेशा कैसे होना चाहिए? समयबद्ध होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बेटा असत्य। क्या होगा? असत्य, क्योंकि उद्देश्य क्या होते हैं? समयबद्ध होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियों का पहला क्वेश्चन है हमारा, नियोजन का उद्देश्य। तो सही आंसर होगा बेटा, नियोजन का उद्देश्य क्या होना होता है? कार्य की एक रूपता, यानी कि पहले का आंसर हो गया बेटा सा। दूसरा, नियोजन क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। दूसरे का आंसर हो गया बेटा दा। नियमों का उल्लंघन तो दंड का प्रावधान होता है। तीसरे का आंसर हो गया बेटा हमारा आ। इसके बाद मनोबल में वृद्धि नियोजन का महत्व है। चौथे का हो गया या। इसके बाद अधिक लागत नियोजन की एक सीमा है। पांचवे का हो गया हमारा आंसर बेटा बा। तो क्लियर है आपकी सही जोड़ी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा,
एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर। क्या नियोजन पीछे देखने की प्रक्रिया है? तो बेटा नहीं, नियोजन भविष्य को या और आगे देखने की प्रक्रिया है। दूसरा, नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य है? तो याद रखना है बेटा, नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य या प्रमुख कार्य है। थर्ड आता है, नियोजन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो नियोजन एक बौद्धिक या फिर कौन सी प्रक्रिया है बेटा? सतत प्रक्रिया है। कौन सी? सतत प्रक्रिया। फोर्थ हमारा आता है, नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है? तो याद रखिएगा बेटा, नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है? लक्ष्य का या उद्देश्य का। इसके बाद हमारा फिफ्थ आता है, क्या नियोजन एक भौतिक कसरत है? तो नहीं, क्योंकि नियोजन एक मानसिक कसरत होती है। तो ये हो गए बेटा हमारे नियोजन की चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अध्ययन संगठन का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है बहुविकल्पीय प्रश्न में, कार्य करते हुए अंतः यानी कि स्वतः क्रियाओं से अचानक बना सामाजिक संबंध कहलाता है। अ औपचारिक, ब अनौपचारिक, सा केंद्रीकरण, द अंतरण। तो याद रखना है बेटा, क्या कहलाता है? अनौपचारिक। यदि स्वतः ही मानवीय संबंध बन जाए तो वो क्या कहलाते हैं? अचानक बेटा अनौपचारिक संगठन। दूसरा हमारा आता है बेटा सही विकल्प में, अनौपचारिक संगठन का दोष है। आ मानवीय दृष्टिकोण, बा शीघ्र संदेशवाहन, सा परस्पर सहयोग, द अस्थायी व अस्पष्ट। तो ध्यान रखना है बेटा, अनौपचारिक संगठन का जो दोष होता है वो ये होता है कि वह अस्थायी और अस्पष्ट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड, भारार्पण से कार्यभार कम होता है। आ अंशधारियों का, बा पर्यवेक्षकों का, सा शीर्ष अधिकारियों का, द कर्मचारियों का। तो याद रखिएगा, भारार्पण से उच्च अधिकारियों के कार्यभार में कमी हो जाती है। तो सही आंसर होगा हमारा सा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा फोर्थ, संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। संगठन का प्रमुख उद्देश्य है आ कार्य करना, बा समूह बनाना, सा कर्मचारियों को एकत्रित करना और द उत्पादन में मितव्ययिता लाना। तो ध्यान रखना, संगठन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो उत्पादन में मितव्ययिता यानी कि कम लागत में ज़्यादा उत्पादन करना होता है। तो सही आंसर होगा बेटा द उत्पादन में मितव्ययिता लाना। अगला हमारा आता है नेक्स्ट सही विकल्प, संगठन हेतु व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। आ 1, बा 2, ऑप्शन 7 3, ऑप्शन द 4। तो याद रखना, संगठन में बेटा कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। तो हमारा सही आंसर होगा बा यानी कि 2। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा सेकंड नंबर का, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान के दोषों को दूर करने के लिए भारार्पण अपनाया जाता है। तो याद रखना है बेटा, केंद्रीकरण के दोषों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? भारार्पण करते हैं। इसके बाद सेकंड आता है, संगठन का एक निश्चित खालिस्तान होना चाहिए। तो याद रखना है बेटा, संगठन का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उद्देश्य होने चाहिए। थर्ड हमारा आता है, एक बुरा संगठन खालिस्तान को मिट्टी में मिला सकता है। तो याद रखना है बेटा, एक बुरा संगठन अच्छे उत्पाद को मिट्टी में मिला सकता है। अगला हमारा आता है, भारार्पण सदैव खालिस्तान की ओर किया जाता है। तो भारार्पण हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो हम इसे लिखेंगे नीचे, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है। अगला हमारा आता है, विकेंद्रीकरण में खालिस्तान वितरणों पर बल दिया जाता है। तो बेटा अधिकारों के वितरण पर बल दिया जाता है। किसके? अधिकारों के। तो आंसर हो जाएगा हमारा अधिकारों के वितरण पर बल दिया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा थर्ड, सत्य असत्य। पहला आता है, संगठन प्रबंध का कार्य नहीं है। तो असत्य है, संगठन प्रबंध का दूसरा प्रमुख कार्य होता है। सेकंड हमारा दिया है, संगठन केवल प्राकृतिक व्यक्तियों का समूह है। तो बिल्कुल सही है, मशीनों का समूह संगठन नहीं होता, केवल व्यक्तियों का ही समूह क्या होता है बेटा? यस, संगठन होता है। तो ये सत्य है हमारा। थर्ड है, संगठन में नेतृत्व का होना आवश्यक नहीं है। तो असत्य है, बिना नेतृत्व के संगठन नहीं चलता। अगला हमारा आता है, उद्देश्य समयबद्ध नहीं होने चाहिए। तो गलत है बेटा, उद्देश्य समयबद्ध होने चाहिए। तो ये भी असत्य है। संगठन प्रबंध का आधार है। तो बिल्कुल सही है, प्रबंध का आधार क्या माना जाता है बेटा? संगठन। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, सही जोड़ी संगठन की विशेषता। पहला पॉइंट, तो इसका सही आंसर होगा बेटा क्रियाशील, यानी कि सा। संगठन की पहली विशेषता है क्रियाशील।
क्रियाशील। दूसरा है कार्यों का दोहराव, तो कार्यों का दोहराव का आंसर होगा बेटा द विभागीय संगठन। तीसरा है हमारा संगठन, तो संगठन क्या है बेटा व्यक्तियों का समूह, तो तीसरे का आंसर हो गया आ। फोर्थ है विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण में हम शीघ्र निर्णय ले सकते हैं, तो फोर्थ का आंसर हो गया बेटा या। फिफ्थ है मानवीय पृष्ठभूमि, मानवीय पृष्ठभूमि यानी कि ह्यूमन बैकग्राउंड कहाँ देखा जाता है, तो याद रखना अनौपचारिक संगठन में, तो फिफ्थ का आंसर हो गया बेटा बा। तो स्पष्ट हो गया बेटा आपका सही जोड़ी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है एक शब्द में उत्तर। लिखा हुआ है पहला, किस संगठन में नियम लिखित नहीं होते, तो याद रखना है बेटा अनौपचारिक संगठन में नियम जो है लिखित नहीं होते। कौन से संगठन में? अनौपचारिक संगठन में। अगला है किस संगठन में आदेश ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होता है, तो याद रखना है बेटा संगठन में, कौन से संगठन में? यस, आदेश ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होता है, तो औपचारिक संगठन में। इसे आप रेखा संगठन भी लिख सकते हैं, औपचारिक संगठन, इसको हम क्या लिख सकते हैं? रेखा संगठन। अगला हमारा क्वेश्चन आता है संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो याद रखना है बेटा संगठन का प्रमुख उद्देश्य समय व श्रम की क्या करना होता है? बचत करना होता है, यानी कि उत्पादन में मितव्ययता लाना। अगला हमारा आता है फोर्थ, किस संगठन में प्रत्येक स्तर पर लोगों के संबंधों एवं गतिविधियों की स्पष्ट व्याख्या की जाती है, तो बेटा औपचारिक जो संगठन होता है वहाँ पर लोगों और कर्मचारियों की कार्य की और कर्तव्यों की गतिविधियों की स्पष्ट व्याख्या होती है। कौन से संगठन में बेटा? याद रखना औपचारिक संगठन में। अगला हमारा आता है लास्ट, प्रबंध के समूचे ढांचे की नींव क्या है, तो प्रबंध के समूचे की ढांचे की नींव बेटा क्या होता है? संगठन होता है। तो स्पष्ट हो गया, ये हो गया बेटा हमारा संगठन वाला चैप्टर कंप्लीट। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। नियुक्तिकरण, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण एवं विकास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सही विकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है हमारा आज का। रोजगार कार्यालय भर्ती का स्रोत है, तो आप जानते हैं भर्ती के स्रोत बेटा दो होते हैं, एक बाह्य स्रोत और एक आंतरिक स्रोत। तो ये हमसे पूछ रहा है रोजगार कार्यालय जो है वो भर्ती का कौन सा स्रोत है, तो ऑप्शन दिया है आ आंतरिक स्रोत, ऑप्शन बा बाह्य स्रोत, ऑप्शन सा आंतरिक व बाह्य दोनों, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बेटा बा, जो रोजगार कार्यालय है वो भर्ती का बाह्य स्रोत है। तो सही आंसर हो गया हमारा बा। इसके बाद हमारा आता है प्रशिक्षण में बल दिया जाता है, ऑप्शन आ सैद्धांतिक ज्ञान पर, ऑप्शन बा सामान्य ज्ञान पर, ऑप्शन सा सर्वांगीण ज्ञान पर, ऑप्शन दा व्यवहारिक ज्ञान पर। तो याद रखना है बेटा प्रशिक्षण में जो बल दिया जाता है वो व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है, तो सही आंसर होगा दा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा बहुविकल्पीय। नियुक्तिकरण का संबंध है आ मनुष्य से, बा माल से और सा उपकरणों से, दा मशीनों से। याद रखना है बेटा नियुक्तिकरण का संबंध केवल मानवीय संसाधनों से होता है, यानी कि मनुष्य से होता है, तो सही आंसर हो गया बेटा आ। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा नियुक्तिकरण है क्या है? नियोजन, नियंत्रण करना, निर्देशित करना, व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। आ ऑप्शन दिया है नियोजन, बा ऑप्शन दिया है नियंत्रण करना, सा ऑप्शन दिया है निर्देशित करना, दा ऑप्शन दिया है व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। तो सही आंसर होगा बेटा व्यक्तियों को कार्य पर लगाना, दा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा बहुविकल्पीय प्रश्न में लास्ट बहुविकल्पीय आता है नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में शामिल है आ भर्ती, बा चयन और सा पदोन्नति और दा ये सभी। तो याद रखना है बेटा नियुक्तिकरण प्रक्रिया में भर्ती, चयन और पदोन्नति सभी सम्मिलित हैं, तो सही आंसर होगा बेटा दा ये सभी। अगला हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर का रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन आता है पदोन्नति भर्ती का खालिस्तान है, कौन सा स्रोत है? तो बेटा याद रखना पदोन्नति आंतरिक स्रोत है। कौन सा स्रोत है बेटा? आंतरिक स्रोत है। कौन सा स्रोत? आंतरिक स्रोत। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा चयन एक साधन है, खालिस्तान नहीं। तो याद रखना है बेटा चयन एक साध्य है, खालिस्तान नहीं। तो याद रखना चयन एक साध्य है, साधन नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कार्य बदली सबसे अधिक लोकप्रिय खालिस्तान में है। तो याद रखना बैंकों में कार्य बदली सबसे अधिक लोकप्रिय होती है। फोर्थ हमारा खालिस्तान आता है बाह्य साधन का आशय उपक्रम के खालिस्तान से भर्ती करना होता है बाहर से। किससे? बाहर से। अगला हमारा आता है फिफ्थ शिक्षण संस्थाओं में की जाने वाली भर्ती को खालिस्तान कहते हैं कैंपस भर्ती। कौन सी भर्ती बेटा? कैंपस भर्ती या फिर परिसर भर्ती। कैंपस को ही हम क्या कहते हैं बेटा? परिसर कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा थर्ड नंबर का
सत्य असत्य लिखा हुआ है। पहला सत्य असत, भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है तो बिल्कुल सत्य है, भर्ती में कोई कितने भी आवेदन कर सकता है, ये एक सकारात्मक प्रक्रिया होती है। दूसरा, चयन एक सकारात्मक प्रक्रिया है तो बिल्कुल असत्य है, चयन एक बेटा नकारात्मक प्रक्रिया है। थर्ड हमारा है तो परिसर भर्ती का आंतरिक स्रोत है तो बिल्कुल असत्य है बेटा, क्योंकि परिसर भर्ती क्या है, भर्ती का बाह्य स्रोत होता है कैंपस भर्ती। प्रशिक्षण और विकास में कोई अंतर नहीं है तो ये भी बेटा असत्य है, प्रशिक्षण और विकास में अंतर होता है। विज्ञापन भर्ती का बाह्य स्रोत है तो बिल्कुल सही है, तो ये होगा बेटा हमारे सत्य असत्य। अगला हमारा क्वेश्चन आता है सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियों का पहला क्वेश्चन आता है पदोन्नति। तो पदोन्नति बेटा क्या है, भर्ती का आंतरिक स्रोत है तो पहले का आंसर हो गया बेटा या। अगला हमारा आता है कर्मचारी स्रोतों की खोज करना। कर्मचारियों की खोज की जाती है बेटा किसमें, भर्ती में, तो आंसर हो गया हमारा आ दूसरे का। तीसरा है हमारा चयन प्रक्रिया। तो याद रखना है बेटा चयन प्रक्रिया में क्या की जाती है, संदर्भ जांच, तो तीसरे का आंसर हो गया बेटा हमारा सा संदर्भ जांच। इसके बाद सभी प्रकार का ज्ञान किसमें दिया जाता है बेटा, सभी प्रकार का ज्ञान शिक्षा में, तो सही आंसर हो गया बा, फोर्थ का हो गया हमारा शिक्षा। वृत्ति यानी कि पेंशन यानी कि पैसा है ना, जीवन यापन करने के लिए। फिफ्थ है वृत्ति किसको दी जाती है, प्रशिक्षु को। किसको दी जाती है बेटा, प्रशिक्षु को, तो फिफ्थ का आंसर हो गया बेटा दा, वृत्ति यानी कि प्रशिक्षु। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा लास्ट क्वेश्चन, एक शब्द में उत्तर। तो पहला एक शब्द में उत्तर है बेटा भर्ती का आधुनिक माध्यम क्या है, तो याद रखना है बेटा भर्ती का आधुनिक माध्यम है कैंपस। क्या है, कैंपस। कैंपस यानी कि परिसर भर्ती। कौन सी भर्ती, परिसर भर्ती, यानी कि कॉलेजों में जाकर अपॉइंट करना एम्प्लॉयज़ को। इसके बाद दूसरा है कार्य पर प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, तो बेटा याद रखना है कार्य पर प्रशिक्षण कार्यस्थल पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, कार्यस्थल पर दिया जाता है। अगला है शिक्षण संस्थानों के अंदर से भर्ती को क्या कहते हैं, शिक्षण संस्थानों से भर्ती करना, भर्ती को क्या कहते हैं बेटा, कैंपस भर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, कैंपस भर्ती। क्या कहते हैं, कैंपस भर्ती या परिसर भर्ती। कौन सा भर्ती, परिसर भर्ती। अगला हमारा आता है चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या कहलाता है, तो बेटा क्या कहलाता है, कार्य पर नियुक्त करना। क्या करना, कार्य पर नियुक्त करना, ये चयन प्रक्रिया का अगला चरण अंतिम चरण होता है। फिफ्थ, प्रशिक्षण से किस में वृद्धि होती है, मनोबल या कार्यभार में। तो याद रखना है बेटा अगर हमें ट्रेनिंग मिल जाए तो ट्रेनिंग से हमारे मनोबल में वृद्धि होती है। किस में वृद्धि होती है, मनोबल में वृद्धि होती है। तो स्पष्ट हो गया बेटा, ये हो गया हमारा नियुक्तिकरण का चैप्टर कंप्लीट। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें निर्देशन, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण वाले टॉपिक की हम कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा। तो इस चैप्टर का पहला हमारा क्वेश्चन आता है बहुविकल्पीय प्रश्न में। पहला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा अभिप्रेरणा के स्रोत होते हैं। ऑप्शन आ मौद्रिक, ऑप्शन बा अमौद्रिक, ऑप्शन सा मौद्रिक एवं अमौद्रिक दोनों, और ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है बेटा अभिप्रेरणा के स्रोत दोनों होते हैं, मौद्रिक भी अमौद्रिक भी, तो सही आंसर होगा सा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व है। ऑप्शन आ पर्यवेक्षण, ऑप्शन बा नेतृत्व, ऑप्शन सा अभिप्रेरणा, ऑप्शन दा ये सभी। तो याद रखना है बेटा निर्देशन के कितने तत्व होते हैं, 4। तो पर्यवेक्षण, नेतृत्व, अभिप्रेरणा और संप्रेषण होता तो वो भी नेतृत्व का निर्देशन का क्या होता है, तत्व। तो सही आंसर होगा दा ये सभी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा निर्देशन प्रारंभ होता है शीर्ष स्तर मतलब उच्च स्तर से, बा मध्यम स्तर से, सा निम्न स्तर से और दा सभी स्तरों से। तो सही आंसर होगा आपका आ शीर्ष स्तर से। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा एक प्रभावशाली संप्रेषण हेतु क्या आवश्यक है, निरंतरता, समय अनुकूल, प्रत्युत्तर और ये सभी। तो याद रखना है बेटा यह सभी एक प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक होता है। तो सही आंसर होगा बेटा हमारा दा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा अभिप्रेरणा से प्रभावित होती है आ आँख, बा नाक और सा कान और दा मस्तिष्क। तो याद रखना अभिप्रेरणा से क्या प्रभावित होता है बेटा, मस्तिष्क होता है। तो सही आंसर हो गया बेटा हमारा दा।
अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा सेकंड, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थानों में से हमारा क्वेश्चन आता है, खालिस्तान बताते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो याद रखना बेटा, पर्यवेक्षक हमें बताते हैं कि किस परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसका आंसर हो गया बेटा पर्यवेक्षक। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, श्रमिकों के समूह प्रमुख को खालिस्तान कहा जाता है। तो याद रखना है बेटा, क्या कहा जाता है? नेता। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, निर्देशन के खालिस्तान तत्व होते हैं। निर्देशन के खालिस्तान तत्व होते हैं। तो बेटा कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला हमारा आता है, मौखिक संप्रेषण खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो याद रखना है बेटा, वार्तालाप द्वारा। किसके द्वारा? वार्तालाप द्वारा। वार्तालाप द्वारा यानी कि शब्दों के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, वेतन में कटौती एक प्रकार की खालिस्तान अभिप्रेरणा है। तो याद रखना है बेटा, नकारात्मक। कौन सी? नकारात्मक अभिप्रेरणा है। तो ये होगा हमारे बेटा क्या? खालिस्तान। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, सत्य असत्य निर्देशन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा आता है, निर्देशन व पर्यवेक्षण एक ही है। तो बेटा असत्य है। अगला हमारा आता है, अभिप्रेरणा प्रणाली मितव्ययी होनी चाहिए। तो बिल्कुल सत्य है। अधोगामी संप्रेषण ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो बिल्कुल सही है। इसके बाद हमारा आता है, नेता प्रबंधकीय पदाधिकारी नहीं होते। तो बिल्कुल सत्य है। याद रखिएगा, नेता प्रबंधकीय पदाधिकारी नहीं होते। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा सही जोड़ी। सही जोड़ी में पहला आता है, निर्देशन का भाग। तो निर्देशन का भाग बेटा क्या है? संप्रेषण है। दूसरा पर्यवेक्षण का तत्व। पर्यवेक्षण किसका तत्व है? निर्देशन का है। तो पहले का आंसर हो गया दा और दूसरे का आंसर हो गया बेटा आ। और तीसरा है अभिप्रेरणा। तो तीसरे का आंसर हो गया बा, मनोवैज्ञानिक। क्योंकि अभिप्रेरणा कैसी होती है? मनोवैज्ञानिक। वित्तीय अभिप्रेरणा। तो याद रखना बेटा बोनस। चौथे का आंसर हो गया या। और अनौपचारिक संप्रेषण पांचवे का आंसर हो गया मौखिक। क्योंकि अनौपचारिक संप्रेषण होते हैं बेटा मौखिक। तो पांचवे का आंसर हो गया बेटा सा। ये हो गई बेटा हमारी सही जोड़ी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन आता है, पर्यवेक्षण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना है बेटा, पर्यवेक्षक के द्वारा। किसके द्वारा? पर्यवेक्षक के द्वारा। विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना क्या कहलाता है? तो याद रखना है बेटा, संप्रेषण कहलाता है या संदेश वाहन कहलाता है। अगला आता है, किस प्रकार की प्रेरणाओं को मुद्रा के रूप में नहीं मापा जाता? तो याद रखना है बेटा, गैर मौद्रिक या गैर वित्तीय प्रेरणाओं को। किसको? गैर वित्तीय या गैर मौद्रिक वित्तीय प्रेरणाओं को। गैर वित्तीय। इसके बाद फोर्थ, जनतंत्रीय तकनीक किसका विकेंद्रीकरण करती है? तो याद रखना है बेटा, अधिकारों का। किसका? अधिकारों का। अगला आता है, अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करना तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य करना क्या कहलाता है? तो निर्देशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? निर्देशन कहलाता है। तो ये हो गया बेटा निर्देशन वाली कंप्लीट चैप्टर एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नियंत्रण। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, नियंत्रण वाले चैप्टर से सही विकल्प यानी कि एक्सरसाइज क्वेश्चन का। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन हमारा आता है बेटा, सर्वोत्तम विकल्प का चयन किस पर आधारित है? आ पूर्वानुमान, बा कार्यविधि, सा विश्लेषण का मूल्यांकन, द नीति। तो याद रखना है बेटा, नियंत्रण में सर्वोत्तम विकल्प का चयन किस पर आधारित होता है? तो विश्लेषण का मूल्यांकन पर। तो सही आंसर होगा बेटा आपका सा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, नियंत्रण किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन आ निरंतर जारी रहने वाली क्रिया, ऑप्शन बा प्रारंभिक प्रक्रिया, ऑप्शन सा नियोजन प्रक्रिया, ऑप्शन द अनावश्यक प्रक्रिया। तो सही आंसर है बेटा ऑप्शन आ निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया यानी कि सतत प्रक्रिया। अगला हमारा बेटा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नियंत्रण संबंधित है आ परिणाम से, बा कार्य से, सा प्रयास से, द इन सभी से। तो याद रखना बेटा जो नियंत्रण है वो सभी से संबंधित है, परिणाम, कार्य और प्रयास से। तो सही ऑप्शन होगा द इनमें सभी से। अगला हमारा आता है, एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है
आगे देखना, पीछे देखना, आगे के साथ साथ ही पीछे देखना, और द इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बेटा द इनमें से कोई नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है। प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है ऑप्शन आ नियोजन, ऑप्शन बा संगठन, ऑप्शन सा नियंत्रण, ऑप्शन द नियुक्तिकरण। तो सही आंसर होगा सा नियंत्रण। याद रखना, पहला कार्य नियोजन होता है और अंतिम कार्य नियंत्रण होता है। अगला हमारा रिक्त स्थान आता है। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा आता है रिक्त स्थान में, खालिस्तान के निर्धारण बिना नियंत्रण संबंध, खालिस्तान के निर्धारण बिना नियंत्रण संभव नहीं है। तो बेटा किसके बिना? प्रमापों के निर्धारण के बिना। किसके? प्रमापों के निर्धारण के बिना। दूसरा आता है नियंत्रण के द्वारा कर्मचारियों की खालिस्तान में वृद्धि होती है। तो बेटा कर्मचारियों की किस में वृद्धि होती है? कार्य कुशलता में वृद्धि। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, नियंत्रण एक खालिस्तान प्रक्रिया है। तो याद रखना बेटा, निरंतर एक सतत प्रक्रिया है। कौन सी? सतत, यानी कि निरंतर चलने वाली। अगला आता है नियंत्रण खालिस्तान को रोकने में सहायक सिद्ध होता है। तो याद रखना बेटा, नियंत्रण अपव्यय, कौन से? अपव्यय मतलब जो ज़्यादा व्यय हो जाते हैं या दुर्घटना को रोकने में सहायक सिद्ध होता है। बजट खालिस्तान का यंत्र है। याद रखना, बजट आर्थिक नियंत्रण का एक यंत्र है। तो यहाँ पर लिख देंगे बजट आर्थिक नियंत्रण का यंत्र है। तो स्पष्ट है बेटा आपको, ये होगा हमारे खालिस्तान। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 3rd नंबर का, सत्य असत विचलन सदैव ऋणात्मक होते हैं। तो याद रखना है बेटा, विचलन सदैव ऋणात्मक नहीं होते। हाँ, विचलन 0 होते हैं, लेकिन ऋणात्मक सदैव ऋणात्मक नहीं होते। इसलिए पहले का आंसर है बेटा असत्य। दूसरा है बजट गुणात्मक स्वरूप में व्यक्त किया जाता है। तो याद रखना बेटा, बजट संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है, इसलिए ये भी असत्य है। अगला है नियंत्रण प्रबंध की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो बिल्कुल सही है। 4th है उत्पादन की वह सीमा जिस पर ना लाभ हो ना हानि किस्म नियंत्रण कहलाता है। तो असत्य है, क्योंकि उत्पादन की वह सीमा जिस पर ना लाभ हो ना हानि वो संविक्षित बिंदु होता है। 5th है नियंत्रण द्वारा अनुशासन की स्थापना होती है। तो बिल्कुल सही है, नियंत्रण अनुशासन की स्थापना करता है। तो ये हो गया सत्य। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन आता है बजटीय नियंत्रण। तो याद रखना बेटा, बजटीय नियंत्रण की परंपरागत तकनीक है। तो इसका आंसर होगा बेटा रा। पहले का आंसर हो गया रा, परंपरागत नियंत्रण तकनीक। दूसरा हमारा आता है बेटा प्रमापों का निर्धारण। तो प्रमाप का निर्धारण नियंत्रण प्रक्रिया का पहला चरण है। तो दूसरे का आंसर हो गया बेटा हमारा द, नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण। तीसरा हमारा आता है बजट। तो याद रखना बेटा, बजट पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। तो इसका आंसर हो गया या, तीसरे का आंसर हो गया पूर्वानुमान। लागत नियंत्रण उत्पादन व्ययों को नियंत्रित करना लागत नियंत्रण होता है। तो 4th का आंसर हो गया सा, उत्पादन व्यय। आगम लागत के बराबर हो, यानी कि जितनी आय है उतनी ही लागत हो, तो क्या कहलाता है? समविक्षित बिंदु। तो 5th का आंसर हो गया बेटा आ। 4th है प्रबंधक की अंकेक्षण। तो प्रबंधक की अंकेक्षण यानी कि मैनेजरियल ऑडिट क्या होता है बेटा? नियंत्रण की आधुनिक तकनीक होती है। तो 6 का आंसर हो गया बा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में पहला हमारा क्वेश्चन है उत्पादन का वह बिंदु जहाँ ना लाभ हो ना हानि, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना बेटा, उसे कहते हैं समविक्षित बिंदु। कौन सा बिंदु बेटा? समविक्षित बिंदु। अगला हमारा क्वेश्चन आता है त्रुटियों तथा कमजोरियों का पता किस प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है? तो याद रखना है बेटा, नियंत्रण प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? नियंत्रण प्रक्रिया द्वारा। अगला आता है वित्तीय विवरणों से विभिन्न अनुपातों की गणना करना क्या कहलाता है? तो बेटा वो कहलाता है वित्तीय विवरणों, यहाँ पर लिखा है वित्तीय विवरणों से विभिन्न अनुपातों की गणना करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बेटा अनुपात विश्लेषण। क्या कहलाता है? अनुपात विश्लेषण। क्या कहलाता है? अनुपात विश्लेषण। अगला हमारा आता है समविक्षित विश्लेषण क्या है? तो ये है बेटा आंसर उत्पादन का वह बिंदु जहाँ ना लाभ हो ना हानि। तो हम यहाँ पर लिख देंगे उत्पादन का वह बिंदु जहाँ ना
लाभ हो न हानि, वो हमारा कहलाता है बेटा संविक्षित बिंदु। कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखना कौन सा नियंत्रण है, तो ये बेटा है हमारा स्टॉक नियंत्रण। कौन सा नियंत्रण? स्टॉक नियंत्रण। तो ये हो गया बेटा नियंत्रण वाले चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। अगली वीडियो में बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं वित्तीय प्रबंध। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है बहुविकल्पीय प्रश्न का, वित्त के स्रोत हैं, यानी कि वित्त के स्रोत हैं। ऑप्शन आ दिया है ऋण पत्र, ऑप्शन ब समतांश पूंजी, ऑप्शन सा पूर्वाधिकार अंश और ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। ध्यान रखिएगा बेटा, कंपनी वित्त अंशों से भी प्राप्त कर सकती है, ऋण पत्रों से भी, पूर्वाधिकार अंशों से भी, समता अंशों से भी। तो सही आंसर होगा बेटा हमारा द उपर्युक्त सभी। अगला हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न आता है वित्त प्रबंध का संबंध है। ऑप्शन आ उत्पादन क्रियाओं से, ऑप्शन ब वित्तीय क्रियाओं से, ऑप्शन द प्रशासनिक क्रियाओं से और ऑप्शन द नियंत्रण क्रियाओं से। तो याद रखना है बेटा वित्त प्रबंध का संबंध वित्तीय क्रियाओं से होता है, तो सही आंसर होगा बेटा ब। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बहुविकल्पीय प्रश्न में स्थायी पूंजी का उपयोग किया जाता है। स्थायी पूंजी वह पूंजी होती है जिसका प्रयोग हम दीर्घकालीन संपत्तियों को खरीदने के लिए, स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन दिया है आ सभी प्रकार की संपत्तियों को खरीदने के लिए, ऑप्शन बा चालू संपत्तियों को खरीदने के लिए, ऑप्शन सा स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए, ऑप्शन द कच्चा माल खरीदने के लिए। तो सही आंसर होगा बेटा आपका सा स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए। अगला हमारा बहुविकल्पी प्रश्न आता है दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं है। दीर्घकालीन कोष में क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन आ समतांश, ऑप्शन बा लाभांश, ऑप्शन सा पूर्वाधिकार अंश, ऑप्शन द दीर्घकालीन ऋण। तो याद रखना है बेटा समतांश, पूर्वाधिकार अंश और दीर्घकालीन ऋण ये सभी दीर्घकालीन कोष में शामिल होते हैं। लाभांश जो है वो दीर्घकालीन कोष में शामिल नहीं होता। तो सही आंसर होगा बेटा आपका बा लाभांश। अगला हमारा बहुविकल्पी प्रश्न आता है कार्यशील पूंजी का उपयोग किया जाता है। कार्यशील पूंजी का उपयोग किया जाता है ऑप्शन आ दीर्घकालीन दायित्वों को भुगतान के लिए, ऑप्शन बा चालू दायित्वों के भुगतान में, ऑप्शन सा सभी प्रकार के दायित्वों के भुगतान में, ऑप्शन द आकस्मिक दायित्वों के भुगतान में। तो याद रखिएगा बेटा कार्यशील पूंजी का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? चालू दायित्वों को चुकाने में, यानी कि सही आंसर होगा बेटा बा चालू दायित्वों को चुकाने में। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन आता है भूमि तथा भवन में विनियोग खालिस्तान पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान रखिएगा बेटा भूमि और भवन को खरीदना, जो पूंजी का हम प्रयोग करेंगे वो पूंजी स्थायी पूंजी होगी, यानी कि भूमि और भवन में विनियोग करना स्थायी पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थायी या फिर दीर्घकालीन पूंजी। कौन सा बेटा? स्थायी या दीर्घकालीन पूंजी। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है खालिस्तान में निर्माणी उद्योग में स्थायी पूंजी की खालिस्तान आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं निर्माणी अगर उद्योग करेंगे तो वहाँ पर अधिक पूंजी संपत्तियों की, यानी कि मशीनों और संयंत्रों की आवश्यकता होगी। इसलिए वहाँ पर किसकी अधिक आवश्यकता होगी बेटा? यस, स्थायी पूंजी की अधिक आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर हो गया अधिक। अगला हमारा क्वेश्चन आ गया समता अंशधारियों को कंपनी में खालिस्तान का अधिकार होता है। ध्यान रखिएगा समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं और वास्तविक स्वामी यानी कि कंपनी के मालिक को कंपनी के सभी मामलों में मत देने का अधिकार होता है। तो इसका आंसर हो गया बेटा मत देने का अधिकार। सही आंसर हो गया मत देने का अधिकार। फोर्थ हमारा वित्तीय योजना खालिस्तान पूंजी कहलाती है। तो याद रखना है बेटा वित्तीय योजना लचीली पूंजी कहलाती है। कौन सी? लचीली पूंजी कहलाती है। फिफ्थ हमारा आ गया चालू संपत्तियों का योग खालिस्तान पूंजी कहलाती है। तो चालू संपत्तियों का योग बेटा सकल कार्यशील पूंजी कहलाती है। कौन सी? सकल कार्यशील पूंजी यानी कि कुल कार्यशील पूंजी। तो ये होगा बेटा हमारे फिल इन द ब्लैंक। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा तीसरे नंबर का सत्तासत। सत्तासत में पहला क्वेश्चन है समतांशधारी को कंपनी में मताधिकार नहीं होता, मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो बिल्कुल गलत है बेटा, असत्य है, क्योंकि समतांशधारियों को कंपनी के प्रबंध में मत देने का अधिकार भी होता है और भाग लेने का भी अधिकार होता है।
दूसरा दिया है दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन 2 वर्षों के लिए होता है, तो गलत है बेटा। जो वित्तीय नियोजन 5 वर्ष या उसकी अधिक के लिए होता है वो दीर्घकालीन होता है, जबकि ये कह रहा है दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन 2 वर्षों के लिए होता है, इसलिए ये भी असत्य है। अगला हमारा आता है कार्यशील पूंजी दीर्घकालीन पूंजी है, तो बिल्कुल असत्य है। इसके बाद हमारा आता है वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का ही एक विशेष शाखा है, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद फिफ्थ हमारा दिया है वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का अंग नहीं है, तो असत्य है बेटा। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का ही एक अंग होता है, तो ये होगा बेटा हमारे सत्य असत्य। अगला हमारा अगला क्वेश्चन हमारा आता है सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी में पहला ऑप्शन है हमारा बेटा क्या है, वित्तीय प्रबंध। तो याद रखना है बेटा वित्तीय प्रबंध हमारा सामान्य प्रबंध का एक भाग होता है, तो पहले का आंसर हो गया बेटा हमारा या। दूसरा है हमारा बेटा कार्यशील पूंजी, तो कार्यशील पूंजी बेटा चालू संपत्ति। दूसरे का आंसर हो गया हमारा बेटा दा, यानी कि चालू संपत्ति। कार्यशील पूंजी का संबंध किससे होता है बेटा, चालू संपत्ति और चालू दायित्वों से। तीसरा है हमारा मंदी की अवस्था में। याद रखना है बेटा मंदी की अवस्था में ऋण पत्रों का निर्गमन लाभप्रद होता है, तो तीसरे का आंसर हो गया आ, यानी कि ऋण पत्रों का निर्गमन लाभप्रद रहता है। चौथा है प्रशासनिक कार्य। बेटा प्रशासनिक कार्य हमारा कौन सा है, वित्त कार्य है, तो हमारा चौथे का आंसर हो गया बेटा बा। पांचवा हमारा स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी कौन सी पूंजी होती है बेटा, दीर्घकालीन होती है, तो पांचवे का आंसर हो गया सा, दीर्घकालीन। इसके बाद विनियोग निर्णय। विनियोग निर्णय बेटा अल्पकालीन वित्तीय नियोजन होता है, तो छठे का आंसर हो गया बेटा हमारा ला। इसके बाद आता है लाभ। तो लाभ बेटा हमारा उपक्रम की मजबूती को दर्शाता है, मापता है, तो इसलिए हमारा 7 नंबर का हो गया आंसर बेटा रा। तो स्पष्ट है आपकी सही जोड़ियाँ। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा इस चैप्टर का एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर हमारा पहला क्वेश्चन आता है स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो बेटा याद रखना स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत होता है हमारा अंश पूंजी, चाहे वो समतांश हो और चाहे पूर्वाधिकार अंश हो। दूसरा हमारा व्यापार व्यवसाय का जीवन रक्त किसे कहते हैं, तो बेटा व्यवसाय का जीवन रक्त कहा गया है वित्त को। वित्त मतलब पैसा यानी कि कोष। अगला है हमारा स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए कौन सी पूंजी प्रयोग में लाई जाती है, तो याद रखना है बेटा स्थायी पूंजी या दीर्घकालीन पूंजी, इससे हम स्थायी संपत्ति क्रय करते हैं। चौथा दिया हमारा 5 या अधिक वर्षों के लिए गई वित्तीय योजना क्या कहलाती है बेटा, तो वो कहलाती है दीर्घकालीन वित्तीय योजना। कौन सी, दीर्घकालीन वित्तीय योजना, अगर कोई योजना 5 या 5 से अधिक वर्ष के लिए बनाई गई हो। अगला हमारा कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, तो याद रखना है बेटा चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर अधिक क्या कहलाती है, हमारी कार्यशील पूंजी कहलाती है। यानी कि चालू संपत्ति अगर चालू दायित्वों से ज़्यादा हो जाए तो अंतर की राशि क्या कहलाती है, कार्यशील पूंजी। तो ये हो गया बेटा हमारा वित्तीय प्रबंध का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विपणन प्रबंध कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आता है हमारा सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा विपणन है, ऑप्शन आ क्रय, ऑप्शन बा विक्रय, ऑप्शन सा ग्राहक उन्मुखी, ऑप्शन दा उत्पाद उन्मुखी। तो याद रखना है बेटा जो विपणन होता है वो ग्राहक उन्मुखी होता है, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सा। अगला बहुविकल्पी प्रश्न आता है हमारा उत्पाद की विशिष्ट पहचान निम्न में से किससे होती है, ऑप्शन आ पैकिंग से, ऑप्शन बा ब्रांडिंग से, ऑप्शन सा पेटेंट से, ऑप्शन दा लेबलिंग से। तो सही आंसर होगा बेटा ब्रांडिंग से। उत्पाद को हम किसके द्वारा पहचानते हैं, ब्रांडिंग के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है पैकेजिंग का उद्देश्य होता है, ऑप्शन आ सुरक्षा, ऑप्शन बा सुविधा, ऑप्शन सा विज्ञापन, ऑप्शन दा उपर्युक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा बेटा उपर्युक्त सभी, क्योंकि पैकेजिंग से एक तो सुरक्षा होती है, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान में सुविधा भी होती है और विज्ञापन में भी सहायता मिलती है। तो सही आंसर हो गया दा उपर्युक्त सभी। अगला हमारा आता है सही विकल्प फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग पुस्तक का लेखक कौन है, ऑप्शन आ फिलिप कॉटलर, ऑप्शन बा प्रोफेसर विलियम जे स्टैंटन, ऑप्शन सा रिचर्ड ब्रिस्किक और ऑप्शन दा प्रोफेसर जेपी वर्मा। तो सही आंसर होगा बेटा बा प्रोफेसर विलियम जे स्टैंटन। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा वस्तुओं के मूल्य निर्धारण को
प्रभावित करने वाला तत्व है। वस्तुओं को कौन मूल्य निर्धारण जब हम करते हैं तो कौन सा तत्व प्रभावित करता है? ऑप्शन अ मांग, ऑप्शन ब पूर्ति, ऑप्शन सा लागत और ऑप्शन द ये सभी। तो सही आंसर होगा बेटा ये सभी, क्योंकि वस्तु के मूल्य निर्धारित को मांग, पूर्ति और लागत ये सभी प्रभावित करती हैं। सही आंसर हो गया हमारा द। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा रिक्त स्थान। पहला रिक्त स्थान है विपणन मिश्र विपणन खालिस्तान का एक समूह है। तो बेटा साधनों का एक समूह है, विपणन साधनों का एक समूह है। दूसरा हमारा खालिस्तान आता है लेबलिंग खालिस्तान लोगों के लिए अनुपयोगी है। मतलब लेबलिंग कौन से लोगों के लिए अनुपयोगी होती है? तो सही आंसर होगा बेटा अशिक्षित। लेबलिंग अशिक्षित लोगों के लिए क्या है? अनुपयोगी है। अगला हमारा आता है विज्ञापन का उद्देश्य माल तथा सेवाओं का खालिस्तान करना होता है। तो आंसर होगा विक्रय करना होता है। अगला हमारा आता है खालिस्तान के द्वारा किसी भी उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाया जा सकता है। तो हमारा आंसर होगा बेटा वितरण। वितरण के द्वारा किसी भी उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाया जा सकता है। फिफ्थ नंबर का हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक। अच्छे पैकेजिंग से माल के खालिस्तान में सुविधा होती है। तो याद रखना है बेटा रख रखाव। किसमें बेटा? रख रखाव। अगर अच्छा पैकेज है तो हम माल को आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये होगा बेटा हमारे खालिस्तान। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा तीसरा सही जोड़ियाँ। तो पहला हमारा क्वेश्चन है सही जोड़ी का पंजीयन कराना आवश्यक। तो याद रखना है बेटा पंजीयन कराना ट्रेडमार्क का आवश्यक होता है। तो पहले का आंसर हो गया द ट्रेडमार्क। दूसरा है कीमत निर्धारण का तात्पर्य। तो कीमत निर्धारण का तात्पर्य होता है उत्पाद या सेवा का विनिमय मूल्य मुद्रा में निर्धारित करना। तो दूसरे का आंसर हो गया बेटा या। तीसरा हमारा है विपणन का कार्य है। तो याद रखना बेटा विपणन का जो कार्य होता है वो क्या होता है? वो ग्राहक उन्मुखी होता है। क्या होता है? ग्राहक उन्मुखी। तो तीसरे का आंसर हो गया बेटा बा। अगला हमारा है विपणन क्रियाओं का अंतिम ध्येय है। तो विपणन प्रक्रियाओं का जो अंतिम ध्येय होता है वो बेटा क्या होता है? उत्पाद या सेवाओं की बिक्री करना होता है। तो चौथे का आंसर हो गया बेटा सा। इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ विपणन प्रबंध का उद्देश्य उत्पाद सेवा की मांग उत्पन्न करना। पांचवे का आंसर हो गया बेटा आ। तो ये हो गई बेटा हमारी सही जोड़ियाँ। अगला क्वेश्चन हमारा आता है सत्य असत। तो सत्य असत में पहला क्वेश्चन हमारा दिया है विक्रय प्रबंधन सामान्य प्रबंध का अंग नहीं है। तो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि विपणन प्रबंध सामान्य प्रबंध का ही भाग है। तो पहला हो गया असत्य। दूसरा विपणन व विक्रय एक ही आशय है। तो बेटा असत्य है, क्योंकि विपणन अलग होता है और विक्रय अलग होता है। तीसरा हमारा दिया है विपणन प्रबंध ग्राहक उन्मुखी होता है। तो बिल्कुल सही है, विपणन प्रबंध ग्राहक उन्मुखी होता है, जबकि विक्रय उत्पाद उन्मुखी होता है। फोर्थ, जब उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उत्पादन लागत बढ़ जाती है। तो याद रखना जब उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाए तो उत्पादन लागत बेटा कम हो जाती है। तो सही आंसर इसका ये जो आंसर है ये कह रहा है क्वेश्चन जब उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उत्पादन लागत बढ़ जाती है। तो ये असत्य है। अगला हमारा आता है कीमत का व्यावसायिक उपक्रम के लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये भी बेटा क्या है? असत्य है, क्योंकि कीमत का लाभ पर प्रभाव पड़ता है। तो ये होगा बेटा हमारे असत्य। अगला हमारा क्वेश्चन आता है फिफ्थ नंबर का एक शब्द में उत्तर। तो पहला हमारा एक शब्द में उत्तर आता है लिखित मुद्रित व्यक्त तथा ग्राफिक विक्रय कला को क्या कहते हैं? जो लिखित भी है, मौखिक भी है और व्यक्त भी है। तो याद रखना उसको हम कहते हैं बेटा विज्ञापन। क्या कहते हैं? विज्ञापन। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा विज्ञापन। दूसरा है क्रेता व विक्रेता के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क किस श्रेणी में आता है? तो बेटा विक्रेता और क्रेता के बीच प्रत्यक्ष संपर्क आता है व्यक्तिगत विक्रय में। किसमें? व्यक्तिगत विक्रय में। अगला हमारा आता है उत्पादन के बाद क्या शुरू होता है? तो याद रखना बेटा उत्पादन के बाद विक्रय शुरू होता है। इसके बाद हमारा आता है फोर्थ, विक्रय किस अवधि के उद्देश्यों से किया जाता है? तो याद रखना बेटा अल्प अवधि। विक्रय जो है वो कौन सी अवधि के लिए होते हैं? अल्प अवधि के लिए। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है फिफ्थ, उत्पाद को उत्पादकों से उपभोक्ता तक पहुंचाना क्या कहलाता है? तो उत्पाद से
उत्पाद को उत्पाद से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाना, ये कहलाता है बेटा वितरण कहलाता है, वितरण कहलाता है या विपणन। तो स्पष्ट है आपका, ये होगा बेटा हमारा एक शब्द में उत्तर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं उपभोक्ता संरक्षण कंप्लीट एक्सरसाइज। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है उपभोक्ता संरक्षण वाले चैप्टर का बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा आता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। ऑप्शन आ 1961 में, ऑप्शन बा 1971 में, ऑप्शन सा 1986 में, ऑप्शन दा 2004 में। तो सही आंसर होगा बेटा ऑप्शन सा 1986 में। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, उपभोक्ता संरक्षण का महत्व है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, शोषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों से अज्ञान रखना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जो है, महत्व है, वो है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। तो सही आंसर है बेटा आ, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन आ राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन ब केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन द स्थानीय सरकार द्वारा, ऑप्शन द भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। तो याद रखना है बेटा, जो राष्ट्रीय आयोग का गठन होता है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर होगा ब, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, शिकायत निपटारा करने की सामान्यतः अवधि क्या होती है। तो याद रखना है बेटा, उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत निपटारे की सामान्यतः जो अवधि होती है वो कितनी होती है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन आ 3 माह, ऑप्शन बा 3 वर्ष, ऑप्शन सा 5 माह, ऑप्शन दा 15 दिन। तो सही आंसर होगा बेटा आपका 3 माह। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है बेटा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है कब। ऑप्शन आ दिया है प्रति वर्ष 15 मई को, प्रति वर्ष 15 मार्च को, प्रति वर्ष 16 दिसंबर को, प्रति वर्ष 20 दिसंबर को। तो याद रखना है बेटा, जो उपभोक्ता विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 मार्च को। तो सही आंसर होगा ब। अगला हमारा क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक। तो पहला फिल इन द ब्लैंक आता है हमारा, जिला स्तर पर अधिकतम खालिस्तान रुपए तक के मामलों का निपटारा किया जाता है। तो बेटा याद रखना 1 करोड़ तक का, कितना 1 करोड़ तक का याद रखिएगा। प्रारंभ में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था उसमें केवल 20 लाख रुपए तक के ही जिला उपभोक्ता केंद्र में मामले निपटाए जाते थे, परंतु भारत सरकार ने 2019 में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना दिया। इसमें अब जिला उपभोक्ता केंद्र में हम 1 करोड़ तक के मामले, अधिकतम राशि के मामले निपटाए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1 करोड़। दूसरा हमारा आता है, राष्ट्रीय आयोग में खालिस्तान रुपए से अधिक दावों की सुनवाई होती थी। पहले राष्ट्रीय आयोग में 20 लाख से 1 करोड़ तक की सुनवाई होती थी, लेकिन अब जो अधिकतम जो दावों की सुनवाई होती है उसकी सीमा बढ़ाकर 2019 उपभोक्ता संरक्षण के अनुसार कितनी कर दी है बेटा, 10 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर होगा बेटा 10 करोड़ रुपए। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, उपभोक्ता संरक्षण व्यापार के अस्तित्व तथा विकास की कुंजी है। किसकी बेटा, विकास की कुंजी है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, जिला फोरम के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल खालिस्तान वर्ष होता है। तो कितने वर्ष होता है बेटा, 5 वर्ष होता है। फिफ्थ हमारा दिया है, राज्य आयोग का प्रशासनिक नियंत्रण खालिस्तान फोरम पर हो रहेगा। याद रखिएगा, राज्य आयोग का नियंत्रण होगा बेटा किस पर, जिला उपभोक्ता फोरम पर। किस पर, जिला फोरम पर, जिला उपभोक्ता फोरम पर। और राज्य आयोग पर नियंत्रण किसका होता है बेटा, राष्ट्रीय आयोग का। तो ये होगा बेटा हमारे खालिस्तान। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, सत्य असत्य। पहला दिया है, ग्राहक व्यवसाय की आत्मा है। तो बिल्कुल सही है, ग्राहक व्यवसाय की आत्मा है। इसके बाद दिया है, माल में मिलावट करना एक अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं है। तो असत्य है, क्योंकि माल में मिलावट करना, नकली वस्तुएं बेचना, ये सब अनुचित क्रियाएं हैं। इसके बाद थर्ड हमारा आता है, उपभोक्ताओं को अधिकार व कर्तव्य दोनों प्रदान किए गए। बिल्कुल सही है, उपभोक्ता को अधिकार भी दिए गए और उनकी कुछ जिम्मेदारियां और कर्तव्य भी दिए गए। फोर्थ हमारा आता है, जिला उपभोक्ता मंच द्वारा
10 करोड़ तक का निपटारा किया जाता है तो बिल्कुल गलत है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा अधिकतम केवल 1 करोड़ तक के ही मामले निपटाए जाते हैं तो ये बेटा असत्य है। एक उपभोक्ता को भ्रामक विज्ञापन के चक्कर में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही है, उपभोक्ता को भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, अगला हमारा क्वेश्चन आता है सही जोड़ियों का। तो पहला पॉइंट दिया है विशिष्ट शिकायत निवारण। तो याद रखिएगा विशिष्ट शिकायत निवारण जो है उसकी अवधि कितनी होती है बेटा, 5 माह होती है। तो पहले का आंसर हो गया 5 माह। दूसरा है लोक अदालतें। तो लोक अदालत उपभोक्ता शिकायत निवारण का शीघ्र तथा मितव्ययी प्रभावी तंत्र है। तो दूसरे का आंसर हो गया लोक अदालत का यानी कि उपभोक्ता शिकायत निवारण का शीघ्र तथा मितव्ययी प्रभावी तंत्र। तीसरा है हमारा उपभोक्ता का शोषण। उपभोक्ता का शोषण करना बेटा संविधान में वर्णित राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के विपरीत है। तो तीसरे का आंसर हो गया बेटा बा। अगला हमारा आता है एक उपभोक्ता का दायित्व है। अब उपभोक्ता का दायित्व है अपने अधिकारों का सही उपयोग करना। तो फोर्थ का आंसर हो गया बेटा सा। अगला है उपभोक्ता शिकायत निवारण। तो उपभोक्ता शिकायत निवारण बेटा अधिकतम कितनी अवधि में हो जाती है, 3 माह में। तो 5वें का आंसर हो गया बेटा दा। तो ये हो गई बेटा हमारी सही जोड़ियाँ। अगला हमारा क्वेश्चन आता है एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर हमारा है व्यापारी से किस प्रकार के व्यापार व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। तो याद रखना है बेटा व्यापारी से हमेशा अनुचित व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती, उचित व्यवहार की उम्मीद की जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा उचित व्यापार व्यवहार की। दूसरा है किसकी सहायता से व्यापार का अस्तित्व तथा विकास संभव होता है। तो याद रखना है बेटा व्यवसाय का अस्तित्व और विकास संभव होता है किसकी सहायता से बेटा, जनता की सहायता से या ग्राहक की सहायता से। अगला हमारा आता है ग्राहक या उपभोक्ता। अगला हमारा आता है बेटा क्वेश्चन माल बेचते समय माल में विक्रेता का स्वत्वाधिकार कैसा होना चाहिए। तो बेटा माल बेचते समय जो विक्रेता है उसका स्वत्वाधिकार कैसा होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। मतलब वो कोई किसी तरीके से धोखाधड़ी या चीटिंग नहीं कर रहा है। अगला हमारा आता है एक व्यक्ति जो किसी सेवा या वस्तु का उपभोग करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं बेटा उपभोक्ता। क्या कहते हैं, उपभोक्ता। अगला हमारा क्वेश्चन आता है उपभोक्ता संरक्षण हेतु क्या व्यवस्था की गई है। तो बेटा याद रखिएगा उपभोक्ता संरक्षण हेतु क्या बनाया गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया जिसमें त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया है। तो यहाँ इसका आंसर होगा बेटा क्या व्यवस्था है, त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र, इसकी व्यवस्था की गई है ताकि उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सके जिला उपभोक्ता फोरम में। वहाँ से निवारण ना हो तो राज्य आयोग में, वहाँ से निवारण ना हो तो राष्ट्रीय आयोग में। तो स्पष्ट हो गया बेटा। ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की। और कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई बेटा हमारी व्यवसाय अध्ययन चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर लास्ट तक। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं ये, मैग्न एग्जाम में 100% आने के एक्सपेक्टेड है। फिर भी आप अगर इससे एक्स्ट्रा अपनी बुक से पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।